घर से ऑफिस जा रहे एक व्यक्ति का बाइक सवार बदमाश ने उसका बैग इस आशय से छीनकर भागा कि इसमें रुपए होंगे, लेकिन फरियादी की शोर मचाने से राहगीर ने लुटेरों को पकड़ लिया और संयोगितागंज पुलिस के हवाले कर दिया। संयोगितागंज थाने में पदस्थ जांच अधिकारी विजय बहादुर मिश्रा ने बताया कि महेश कुमार नामक व्यक्ति अपने घर से बैग लेकर ऑफिस जा रहा था कि नेमावर रोड पर स्थित SBI बैंक के सामने उसने अपने वाहन की गति कम की। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे बाइक सवार बदमाश बैग झपट कर भाग निकला। महेश के शोर मचाने पर राहगीरों ने उसका बाइक से पीछा कर धर दबोचा और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम दीपक बोरासी निवासी चितावद है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऑफिस में जा रहे थे, जो स्टेट बैंक के सामने नेमावर रोड पे सामने से एक बाइक आ गई तो अपनी बाइक स्लो किया। इतने में एक व्यक्ति जो मुंह बांध के खड़ा था उसने इनके मोटरसाइकिल पर रखी बैग लेके भागने का प्रयास किया तो चिल्लाया तो ये भागा, जिससे पब्लिक ने पकड़ा उसको और पकड़ के फिर यहाँ थाने पर लेके आए हैं। फरियादी महेश का कहना था वो इसके पीछे भागे थे, प्रकाश नगर में भागा तो 2-3 गलियों में ये नहीं मिला तो फिर 2-3 जने मोटरसाइकिल वाले इसके पीछे लपके तो ये आरोग्य घाट के पीछे कार में गली में घुसा, कार के पीछे छुप गया, वहाँ इसको पकड़ा। आप लोगों ने पकड़ा थे? हाँ, हम लोगों ने। हाँ, बहादुर दिखा करके इसको पकड़ा तो एक बार तो छुड़ा के भाग गया ये, फिर दोबारा से इसको पकड़ा गली में। कुछ लोगों को हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद अब छावनी क्षेत्र के उन मकानों और बाधाओं पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्हें हटाने के लिए कोर्ट ने उन्हें फ्री हैंड दे रखा है। कोर्ट से मिली आधी अधूरी राहत के बाद प्रशासन ने छावनी क्षेत्र के व्यापारियों को नोटिस देकर स्वेच्छा से 3 दिन में निर्माण हटाने के लिए कहा है, जिसके बाद मंगलवार को भी प्रशासन ने बुलडोजर से भयभीत व्यापारियों के अपने निर्माण को तोड़ने का काम जारी रखा। यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया। विवादित बन चुकी छावनी सड़क कितनी चौड़ी होगी, इस पर संशय बरकरार है। सोमवार को सांसद सुमित्रा महाजन के पहुंचने के बाद व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली थी और उन्होंने अपने अनिश्चितकालीन व्यापार बंद का फैसला टाल दिया था, लेकिन कोर्ट से कुछ ही लोगों को कुछ ही दिनों में मिली राहत को देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने खुद ही अपने मकान दुकान तोड़ना शुरू कर दिए। जिन निर्माणों को तोड़ने में किसी प्रकार का विवाद नहीं था, उन बाधाओं को प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से हटाया गया। स्वैच्छिक और प्रशासनिक तोड़फोड़ के चलते छावनी सड़क का यातायात प्रभावित हुआ। वहीं व्यापारियों के अध्यक्ष ने निर्माणों को अतिक्रमण मानने से इनकार किया और सभी मकानों को मालिकी हक का बताते हुए कहा कि यह प्रशासन की हठधर्मिता है, जो जनता में भय पैदा कर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। प्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि छावनी में अतिक्रमण नाम की कोई भी चीज नहीं है। यहाँ जितने भी मकान है स्वयं की रजिस्ट्री के मकान और मालिकी हक के मकान है, जो 100 से 150 वर्ष तक पुराने मकान है। इसलिए सर्वप्रथम तो यह है कि अतिक्रमण की भाषा में या परिधि में इसको नहीं लिया जाना चाहिए। संघ के अध्यक्ष मथुरावाला ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए कहा कि उन्हें 3 दिनों में निर्माण हटाने का नोटिस मिला है, इसलिए फिलहाल तो वे कुछ फीट निर्माण हटाएंगे। जल्दी हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। न्यायालय का जो फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा। स्वेच्छा से निर्माण हटाने की जानकारी मिलने के बाद दोपहर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने लोकसभा उम्मीदवार अनिल त्रिवेदी के साथ विरोध करने छावनी पहुंचे, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंदौर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के बैनर तले लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने वाले अभिभाषक अनिल त्रिवेदी ने कहा कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो कर रहे हैं वे गैर कानूनी है। संविधान, कानून और न्यायपालिका के अलावा मास्टर प्लान को भी नहीं मान रहे हैं प्रदेश के अधिकारी और जनप्रतिनिधि। न्यायालय ने लोगों के प्रकरण में आदेश पारित किए, 10 की तारीख लगाई है, सुनवाई का मौका दिया है। उसके पहले आप कैसे आ गए? आप न्यायालय को भी नहीं मानेंगे, कानून को भी नहीं मानेंगे, संविधान को भी नहीं मानेंगे। आप मास्टर प्लान पढ़ लीजिए। जिस मास्टर प्लान को लागू करने की इतनी तत्परता है, उस मास्टर प्लान में खुद लिखा हुआ है कि जो पुराना शहर है इंदौर का, खजूरी बाजार, मल्हारगंज, छावनी, ऐसे जो इलाके हैं, ये हमारी धरोहर। इनमें मास्टर प्लान का सड़क चौड़ीकरण का कायदा तब लागू होगा जब यहाँ पर रहने वाला पुराना मकान मालिक अपने मकान को तोड़ना चाहे और नया मकान बनाना चाहे, तो उसको विकास नियम के हिसाब से
और मास्टर प्लान के हिसाब से, मास्टर प्लान की चौड़ाई की सड़क के हिसाब से सेटबैक। चंदननगर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंधोड़ा में 6 माह पूर्व हुए एक युवक के अंधे कत्ल का अब तक खुलासा नहीं होने पर परिजनों ने डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की है, जो डीआईजी ने मान ली है। चंदननगर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंधोड़ा में रहने वाले नीलेश पवार की हत्या 19 सितंबर को कर दी गई थी। लाश को उसी की ही छत पर फेंककर हत्यारे फरार हो गए। 6 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस को अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। इस पर परिजन आज सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और डीआईजी राकेश गुप्ता को ज्ञापन देकर इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की, जो उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा। आज एक सिंधोड़ा ग्राम में हत्या के मामले में ज्ञापन दिया गया है। पुलिस की लगातार जांच उसमें चली रही है। उनका कहना यह है कि क्राइम ब्रांच को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो आज हमने निर्देश दिए कि क्राइम ब्रांच को भी इस घटना में हम इन्वॉल्व करेंगे और जांच हमारी लगातार जारी है, उसमें और तेजी से करने के लिए हमने निर्देश दिए। सरकार ने गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं में लोन देने की व्यवस्था की है, लेकिन बैंकों के अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत के कारण गरीबों के 2 लाख रुपए के लोन में से 70 से 80 हजार रुपए हड़पे जा रहे हैं। दलालों से धोखा खाए पीड़ितों ने मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत की। गरीबों के लिए सरकारी योजनाओं में लोन देने की व्यवस्था सरकार ने की है। सरकारी योजना के तहत स्वर्ण जयंती शहरी गरीबी मजदूर योजना के तहत करीब 200 लोगों ने अपने आवेदन फॉर्म भरे थे, जिन्हें विभाग ने मंजूर भी कर लिया। स्वीकृत प्रकरणों को जब बैंकों में भेजा गया तो बैंक ऑफ इंडिया लाबरिया भेरू के अधिकारियों ने दलाल राजेंद्र यादव, प्रमोद गंगराड़े के साथ मिलकर हर आवेदक के 70 से 80 हजार रुपए हड़प लिए। मालूम नहीं, पढ़े लिखे है ही नहीं। अब इन लोगों ने हमको घर के पट्टे वगैरह सब रखवा लिए और लोन घर ला के दिए, बोले पैसे घर मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। और बगैर ब्याज से बोला था इन लोगों ने और 1,25,000 हम लोगों को दिए हैं। किसने दिया है? किन लोगों ने क्या? ये राजन यादव ने। कौन है राजन यादव? ये कोई आता था पहले, ये बोल रहा था कि बोले मैं लोन दिला देता हूँ, लोन दिलाता हूँ बोले। ये स्वर्ण जयंती सौर रोजगार योजना अंतर्गत लिया था सर, स्वर्ण जयंती। लोन लेने में दलालों का शिकार हुई रानी ने बताया कि दलालों के माध्यम से बैंक के अधिकारियों ने उनके मकानों, घरों के पट्टों और अन्य संपत्तियों के दस्तावेज अपने पास रख लिए हैं। वापस नहीं दिए सर जी, नहीं दिए। तो ये क्या आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की धोखाधड़ी आप लोगों से की जा रही है? मतलब कि हमारा 1,90 का लोन हुआ और उन्होंने तो हमको दिए 1,25 ही ना, तो धोखाधड़ी हो ही रही है ना। तो बैंक में आपने संपर्क करा इस मामले में? बैंक में भी करा ना, कल गए थे। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले बात की थी मैनेजर से, तो मैनेजर आप बैंक वाले क्या बोले? बैंक वाले हम बोल रहे हैं हमने तो दे चुके हैं। कितना लोन दिया उन्होंने? 1,90। हाँ। जन सुनवाई में शिकायत करने पहुंची सीमा यादव ने बताया कि लोन के फॉर्म निशुल्क दिए जाते हैं, लेकिन लोन दिलाने के नाम पर राजन यादव और प्रमोद गंगराड़े ने 100 रुपए के लोन फॉर्मों को बेचने का काम भी किया है। इधर शांति नगर, सोनिया नगर, इद्रिश नगर और इंदिरा एकता नगर के आवेदकों ने बताया कि बैंकों से लोन 1,90,000 मंजूर हुए हैं, मगर उन्हें 1,25,000 रुपए ही दिए गए हैं। शिकायत आने पर अधिकारियों ने पूरे मामले की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इंदौर जिले में विकास के कार्यों को करने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी है। जो मांगलिया में भी अधिकारियों ने बिना सूचना दिए करीब 200 झोपड़े को उखाड़ फेंका है। मांगलिया में हुए इस कार्रवाई का विरोध जनसुनवाई में देखने को मिला। वहीं जनसुनवाई में शिप्रा उद्गम स्थल स्थित शिप्रा माता मंदिर का पुजारी भी पहुंचा। पिछले कई सालों से मंदिर में पूजा करने वाले इस पुजारी को अब गांव के लोगों ने मंदिर से भगा दिया है और उसके पूजा करने पर भी रोक लगा दी है। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के शुभारंभ अवसर पर आडवाणी को और कैबिनेट की बैठक के पूर्व सीएम शिवराज सिंह से मां शिप्रा नर्मदा का पूजन कराने वाले शिप्रा मंदिर के पुजारी हरिनारायण शर्मा को मुंडला दोस्तदार के ग्रामीणों ने मंदिर में पूजा करने से रोक दिया, जबकि वह तब से यहाँ पूजा कर रहा है जब नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की कल्पना भी नहीं की गई होगी। आज से 3 साल पहले 5 पंचायत और कई गांव के लोगों की सहमति पर हरिनारायण शर्मा को यहां का पुजारी नियुक्त किया गया था। चूंकि अब यहां का परिदृश्य बदल गया है तो कुछ लोग उन्हें यहां पूजा नहीं करने देना चाहते हैं। इसकी शिकायत वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मंत्री विजय वर्गीय को भी करेंगे। शिप्रा टेकरी पर पूजन कर रहा है। सुबह शाम दोनों आरती पूजन होते थे। उसके पहले संत महात्मा वगैरह रहते तो उनको कभी रहते कभी नहीं रहते तो मैं ही करता था। उसके बाद समिति ने मुझे नियुक्त कर दिया वहाँ।
कि भाई हमारे तरफ से तुम पूजा सेवा करो, तो पूजा सेवा करना शुरू कर दिया। तो हमने लगातार नियमों से अब 3 साल हो गए पूजन करते करते। उसके बाद अभी 26 तारीख को दोपहर 12 साढ़े 12 बजे हमको हटा दिया गया। गाँव वाले इकट्ठे होकर आए, चिल्ला चोट की, चाबी छीना चपटी की और वहाँ से नीचे उतार दिया। क्या कारण क्या बताया उन्होंने? कारण क्या है कि हमारे गांव के लोग बाग पूजा करेंगे। हमारे गांव? हाँ, हमारी पंचायत में आती है। आप क्या चाहते हैं? हम तो पूजा करना चाहते हैं। आप अभी जब जितने कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आए, आडवाणी आए, कैबिनेट की बैठक हुई, तब पूजा आप नहीं कर रही थी? हाँ सर। कब पूजा करी आपने? पहले नर्मदा से जल लेके आए थे, सिप्रा माई का अभिषेक करवाया। दूसरी बार आडवाणी जी वगैरह आए, सुमित्रा महाजन साथ में से, जब नीचे यहाँ पत्थर के ऊपर शिलान्यास का पूजन करवाया। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री जी फिर आए कैबिनेट मीटिंग के पहले, जब अभिषेक आह्वान करवाया। फिर अभी चौथी बार पूजन करवाया। वेतन वगैरह मिलता था आपको? नहीं, कुछ नहीं, वेतन अपन तो अपने प्रेम पूर्वक ही पूजन करते हैं। इस बारे में आपने नगरीय प्रशासन मंत्री या सीएम से गुहार लगाई? अभी किसी से नहीं लगाई। क्या कहना चाहेंगे? उनसे गुहार लगाएंगे कि हम पूजा करें। इसी प्रकार जन सुनवाई में आए एक अन्य मामले में जिले के मांगलिया तहसील के ग्राम गारी पिपलिया के रहने वाले करीब 200 परिवारों की महिलाएं जन सुनवाई में पहुंची और तहसीलदार की शिकायत की। महिलाओं का आरोप था कि तहसीलदार ने बिना किसी सूचना के गरीबों के झोंपड़ों को उखाड़ फेंका। बारी पिपलिया खेड़ी काकड़ को तहसीलदार द्वारा बिना सूचना दिए इनके झुग्गी झोपड़ी वासियों के घर तोड़ दिए गए और हमने इसका एक ज्ञापन आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को, एक ज्ञापन तहसीलदार को पूर्व में हम दे चुके हैं, जिसकी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमने पुनः एक ज्ञापन आदरणीय जिलाधीश महोदय के नाम से दिया गया है। यदि इन झुग्गी झोपड़ी वासियों को तुरंत इनको उक्त जगह नहीं दी गई तो हम सभी झुग्गी झोपड़ी वासी मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे। जन सुनवाई में एक साथ आई इतनी महिलाओं को देख वहां तैनात सेल्फ डिफेंस के जवान हरकत में आ गए और सभी को जन सुनवाई कक्ष में प्रवेश देने से रोकने लगे। इधर अपने आशियाने उजड़ते देख व्यथित परिवार की महिलाएं अधिकारियों से मिलने के लिए अड़ गई। काफी देर तक चली गहमागहमी के बीच अधिकारियों ने पीड़ितों की शिकायत लेकर जांच करवाने का आश्वासन दिया। डीआईजी राकेश गुप्ता ने सुबह तुकोगंज थाने में जनसंवाद का आयोजन किया। इस दौरान पीड़ित लोगों ने पार्किंग, शराबखोरी और जुआ खेलने की समस्या से अवगत कराया। डीआईजी ने लोगों को शीघ्र इससे निजात दिलवाने का आश्वासन दिया है। पुलिस और आम जनता में सामंजस्य बना रहे, इस उद्देश्य को लेकर डीआईजी राकेश गुप्ता हर मंगलवार को किसी न किसी थाने में जनसंवाद का आयोजन कर उस थाना क्षेत्र की समस्या से रूबरू होकर उससे जनता को निजात दिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने तुकोगंज थाने में इसका आयोजन किया। डीआईजी का कहना था कि इस थाना क्षेत्र में ट्रैफिक, शराबखोरी, जुआ खेलने और देर रात तक तेज संगीत बजने की समस्या आई थी। साथ ही गुंडों के ठिकानों के बारे में पता चला। इसका शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। आते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, उससे समस्या आती है। एक शराबखोरी की समस्या हमारे मिल क्षेत्र में, हमारे श्रमिक क्षेत्र में भी आई है, जिसमें गोमा की फेल, पंचम की फेल में लोगों ने बताया कि काफ़ी लोग हैं जो शराब पी के उद्यम करते हैं। वो है। कुछ स्पॉट्स लोगों ने बताए कि जहाँ गुंडे बदमाश लोग रहते हैं या कहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर जुआ या कुछ अलग तरीके की अवैधानिक गतिविधियाँ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है और कुछ ऐसे स्पॉट्स भी आए जहाँ देर रात बड़ी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजता है और अन्य चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर क्षेत्र की वो समस्याएं हैं जो इस थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और जिनके लिए अब हम एक कस्टमाइज सॉल्यूशन कुछ ना कुछ क्या क्या किया जाए उस बारे में बात करें। इंदौर, मालवा सहित पूरे प्रदेश के किसान इन दिनों ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में कई किसानों के आत्मदाह करने के मामले और चेतावनियां सामने आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को बर्बाद हुई फसलों के सर्वे के निर्देश दिए हैं ताकि राहत राशि का आंकड़ा सामने आने के बाद मुआवजा दिया जा सके। इंदौर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के मुताबिक जिले में फसलों का सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और 100 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात सामने आई है। कलेक्टर ने कहा कि बर्बाद हुई फसलों की वजह से किसान दुखी है, रोष जैसी कोई बात नहीं है। शासन की मंशा मुताबिक सभी किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कलेक्टर ने कही है। कल शाम तक हम लोग का 80% सर्वे हो चुका था और आज शाम को हम लोगों ने फाइनली इनसे मांगा है कि आज पूरा फाइनल फिगर आ जाए कि हमारा एक्चुअली में कितनी नुकसानी है और कितना हमको राहत राशि देनी है। उसमें जैसा अभी प्रारंभिक रूप से लग रहा है, इसमें 80 करोड़ का जो हमने नजरी आकलन किया था उससे थोड़ा सा बढ़ने की संभावना लग रही। हो सकता है आंकड़ा करीब 100 करोड़ तक भी जाए उसमें, लेकिन आज शाम तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
इंदौर के निजी कॉलेजों द्वारा फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। इधर पुलिस में कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय प्रशासन ने लिया था। इस मामले में लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज होने के कारण अब प्रशासन पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी। जिले के 23 पैरामेडिकल कॉलेजों के संचालकों ने विद्यार्थियों के नाम फर्जी तरीके से प्रस्तुत कर लाखों रुपए की राशि हड़प ली थी। छात्रवृत्ति के घोटाले का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच करवाई तो कई घोटाले उजागर हुए। इसके बाद प्रशासन ने मामला पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया था। इधर लोकायुक्त ने छात्रवृत्ति घोटाले में मामला दर्ज करने के बाद प्रशासन से सारे दस्तावेज मांगे हैं। लोकायुक्त एसपी का पत्र कलेक्टर को मिलने के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी कॉलेज के खिलाफ प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी। इसको देने के संबंध में आदेश जारी करेंगे। एफआईआर दर्ज करने के नहीं, अब एसपी लोकायुक्त उसको एफआईआर करके करना चाहें या उसको जिस रूप में करना चाहें, हम एसपी लोकायुक्त को अब इसको दे रहे हैं, लोकायुक्त पुलिस को देंगे। प्रशासन अपने तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाएगा उसमें मामले में? मैंने जैसा बताया, लोकायुक्त पुलिस को हम लोग दे रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस को अगर ये लगेगा कि उसमें एफआईआर दर्ज करके उनको जांच करनी या कार्रवाई करनी तो वैसा करेंगे। हम तो कार्रवाई कर लेंगे। रिकवरी तो हम लोग करेंगे। रिकवरी कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई आरआरसी रिकवरी के, और वो तहसीलदार के माध्यम से। लगभग 23 कॉलेज है जिसमें रिकवरी होनी। कलेक्टर का मानना है कि लोकायुक्त इस मामले में जांच करने और कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त है, इसलिए प्रशासन केवल फर्जी तरीके से हड़पी गई राशि को वसूलने के लिए कार्रवाई करेगा। मंगलवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पर डीआईजी राकेश गुप्ता ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के त्योहार और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक ली और उन्हें कड़े निर्देश देते हुए चुनाव और त्योहार को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए संकेत दिए हैं। इंदौर की जिला कोर्ट ने बैंक डकैती के मामले में गवाही नहीं देने आने पर बैंक मैनेजर अशोक चौहान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जबकि मंगलवार को होने वाली पेशी पर बैंक डकैती का सरगना डकैत आनंद चांडिल्य हाजिर नहीं किया जा सका। गौरतलब है कि हीरानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई देना बैंक डकैती कांड के मामले में जज एन.के. जैन की कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। देना बैंक में आनंद चांडिल्य और उसके साथियों ने 14 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया था। उक्त बैंक डकैती कांड में भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता के भतीजे हरीश सिंह और उसके साथी प्रवीण शर्मा को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना हो चुका है। इस केस में फरार रहने के कारण डकैत आनंद चांडिल्य का मामला वर्तमान में कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नैनी जेल में बंद आनंद चांडिल्य को पेश नहीं किया। पुलिस का कहना था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की रैली के चलते सारा पुलिस वहां तैनात है। आनंद के लिए 16 पुलिस जवानों और अधिकारियों की गार्ड लाने ले जाने के लिए लगाई जाती है। मंगलवार को मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई, जिसमें देना बैंक के मैनेजर अशोक चौहान को हाजिर होना था। पूर्व में उनका जमानती वारंट तामील हो चुका है। बावजूद इसके वे कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए, तो मंगलवार को कोर्ट ने अशोक चौहान का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मामले में आज पहले तो आनंद चांडिल्य केंद्रीय कारागार नैनी से उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि आज शायद मोदी की वहाँ रैली है, तो उस संबंध में उसको गार्ड अवेलेबल नहीं हो पाया। आनंद के लिए एक 15 गार्ड लगती है और पूरी डीआरपी लाइन आज रैली की व्यवस्था में है, तो उस लोग गार्ड अवेलेबल हो नहीं पाए। क्योंकि आनंद की अनुपस्थिति में मुकदमा भी चल रहे हैं उसके पर। हुआ कि आज यहाँ पे मैनेजर साहब के बयान होना थे। कंटिन्यू 4 साल तक काल किया जा रहा है, मैनेजर साहब अशोक चौहान साहब उपस्थित हुए नहीं है, तो न्यायालय ने आज उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जमानती वारंट तामील होकर आया था उनका। पूर्व में आनंद के खिलाफ पेट्रोल पंप डकैती का मामला भी इंदौर कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें पुलिस मजबूती से प्रकरण पेश नहीं कर पाई। उक्त केस में आनंद चांडिल्य बरी हो चुका है। इसके बाद पुलिस ने हाई कोर्ट में भी अपील नहीं की। जिला कोर्ट ने प्राणघातक हमले के मामले में 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा के साथ साथ 7-7 हजार रुपए की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश A.K. सिंह की कोर्ट में मंगलवार को सुनाया गया। शासकीय लोक अभियोजक ज्योति तोमर के अनुसार थाना लसूड़िया पुलिस ने 9 सितंबर 2012 को फरियादी प्रदीप की रिपोर्ट पर आरोपी सोनू उर्फ रमजान और संजू उर्फ अज्जू उर्फ अजय के खिलाफ प्राणघातक हमले सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। घटना के अनुसार प्रदीप ने किसी छोटू नाम के युवक को 200 रुपए उधार दिए थे। घटना वाले दिन शाम 5:30 बजे के करीब छोटू दोनों आरोपियों के साथ नर्सरी ग्राम
धावली देवास नाका पर खड़ा था। इस दौरान प्रदीप ने छोटू से अपने दिए गए रुपए वापस मांगे। इस पर रमजान ने प्रदीप को गालियां देना शुरू कर दिया। मना करने पर रमजान और संजू उर्फ अज्जू ने मटन काटने के छुरे से प्रदीप पर कातिलाना हमला कर दिया था। इस हमले में प्रदीप को पीठ, गले, सिर, कंधे, हाथ, पैर और पेट में गंभीर चोटें आई थी, जिसका करीब 1 माह तक अस्पताल में सतत इलाज चलता रहा। उक्त मामले में 9 गवाहों के बयान कराए गए थे, जिसमें सभी ने घटना का समर्थन किया था। इस मामले में पुलिस ने 21 जनवरी 2013 को कोर्ट चार्जशीट पेश की थी, जिसमें 4 मार्च को अदालत ने 2 अलग अलग धाराओं में 7 वर्ष और 2 वर्ष कारावास के साथ ही 5,000 और 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी, जबकि अर्थदंड 7-7 हजार रुपए ही भरना होगा। उसमें 9 गवाह हुए अभियोजन की ओर से और कोर्ट ने आज विश्वास करते हुए उन दोनों को 7 साल की सजा 307 में सुनाई है और 326 में 2-2 साल की सजा दी है और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड उसमें किया है 307 में और 326 में 2-2 हजार रुपये, ऐसे दोनों को 7-7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं भरने पर कितनी कारावास? 6 महीने की सजा है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को 9 माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। कल रात सिरफिरे बदमाशों ने फिर कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र में आतंक मचाते हुए वहां 3 गाड़ियों को फोड़ दिया और एक किराना दुकान पर पथराव किया। गौरतलब है कि पूरे शहर में पुलिस ने गुंडा अभियान चला रखा है, जिससे कि गुंडों में खौफ पैदा हो, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है और गुंडे जो है पुलिस को चुनौती देते जा रहे हैं। आईजी विपिन माहेश्वरी के आदेश के बाद इंदौर पुलिस ने गुंडा विरोधी अभियान चलाकर आम जनता को राहत देने की सोची, लेकिन मील क्षेत्र में गुंडे पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। कल कुलकर्णी भट्टा के कुख्यात गुंडे अमर भांजा ने एक व्यापारी को जान बख्शने के लिए 1 लाख रुपए मांगे। कल रात 2 बजे के आसपास इसी इलाके में नरेंद्र यादव, बंशी और संजू खत्री की वैन पर सिरफिरे बदमाशों ने पत्थर बरसाकर तोड़फोड़ मचा दी। तीनों को घटना का पता सुबह लगा। इन्हीं बदमाशों ने भूरा अग्रवाल की किराना दुकान पर भी पथराव किया। घटना से क्षेत्र के रहवासी आक्रोशित हो गए। गाड़ी मालिकों का कहना था, संदेह तो कुछ नहीं हो रहा है, पर यह है कि रात में नशे करने वाले परेशान करते हैं। कितनी गाड़ियाँ फोड़ी गई है? 3 गाड़ी फोड़ी गई है वैसे। अच्छा, तो क्या क्षेत्र में? हाँ सर, ये दूसरी बार फूट गई मेरी गाड़ी। इसके पहले भी फूटी? इसके पहले फूटी थी। कब फूटी थी? इसके पहले फूटी थी 2 महीने पहले। अच्छा, क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट करी थी? कंप्लेंट करी, जब भी कोई एक्शन नहीं हुआ सर, और अभी भी गए तभी कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है।